जी, सो डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली डोमेन्स आर द टाइप्स और एरियाज ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट कि जो किसी भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रोग्राम में इन सारे डोमेन्स या सारे एरियाज पे उतनी ही तवज्जो देनी होती है। व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स? इसमें आपकी फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, अप्रोचेस टू लर्निंग कि बच्चे लर्न कैसे करते हैं, इसी पे आपकी जो है फिर वो टीचिंग मेथोडोलॉजी बेस करती है। देन योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट है और उसकी समझ और उसके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। देन इमोशनल डेवलपमेंट एंड लास्टली सोशल डेवलपमेंट। अब जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि इन सारे एरियाज को इनकॉर्पोरेट करके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कोई भी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले जो आ रहा है फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? सेल्फ केयर, सेफ्टी अवेयरनेस, मोटर स्किल्स, फिजिकल हेल्थ एंड ग्रोथ। अब सेल्फ केयर किसी को भी सिखाना कि वो सेल्फ केयर, पर्सनल हाइजीन कैसे करें, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, और ये सारी चीज़ें बच्चों को शुरू से नहीं आती, बल्कि दे हैव टू बी टॉट कि किस तरह से उन्होंने अपनी खुद का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने आप को खुद फिजिकली भी सेफ रखना है, वैसे भी दूसरों के साथ इंटरेक्शन में भी सेफ्टी किस तरह से बरकरार रखनी है। तो ये सेफ्टी अगर फिजिकल हो तो फिर अगेन इफ़ ए फॉल डाउन तो फर्स्ट एड क्या होगी, या ये कि अगर उनको जो है इस तरह की जगहों पे ना जाएं जहाँ पे उनको चोट लगने का डर हो। मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट पे भी बच्चों के काम किया जाता है कि उनमें फाइन मोटर स्किल्स और जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स ये दोनों डेवलप हो जाएं। फाइन मोटर स्किल्स में उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ आपने देखा होगा कि कलरिंग और पेंसिल होल्डिंग, पेन होल्डिंग, फिर बीड्स पकड़ के बीड्स को सॉर्टिंग, ताकि वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल जो है वो बहुत बारीक चीज़ें पकड़ने में भी करें, उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हों। ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये कि वो रनिंग, स्पोर्ट्स, वॉकिंग, बैलेंसिंग इस तरह की चीज़ें करें ताकि इधर उधर कोने वगैरह लगने से उनको चोटें ना लगें। और देन फिजिकल हेल्थ एंड ग्रोथ जिसमें उनकी डाइट भी आ जाती है, द वे दे ईट एंड फिर ये कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को गर्मी सर्दी से बचाना है, टेम्परेचर्स में मेंटेन, क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हेल्थ में आ जाते हैं। सेल्फ केयर, अब ये सारी चीज़ों को हम जल्दी से एक दफ़ा देख लेते हैं कि अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस, खासतौर पे अब ये हमें ये कोविड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस, हाथ कैसे धोने हैं, किस चीज़ को टच करना है, मुंह को बार बार टच नहीं करना, साबुन से हाथ धोने का तरीका उनको सिखाया जाता है, व्हेन टू यूज़ द सैनिटाइजर, व्हेन नॉट टू ईट समथिंग, जब आपके हाथों पे सैनिटाइजर लगा हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगे हों, तब कोई चीज़ आपने नहीं खानी, उससे पहले क्या करना है, फिर आपने अपनी जो जहाँ पे जिस जगह पे बच्चे लंच वगैरह कर रहे हैं वो किस तरह से मेंटेन रखनी है, अगर आपने नैपकिन बिछा के खाया है फिर उसको उठाना कैसे है, डिस्पोज कहाँ करना है। ठीक है। देन एबिलिटी टू केयर फॉर पर्सनल बिलोंगिंग्स, बैग में अब टीचर्स ने या पेरेंट्स ने जो चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं उनको सेट कैसे करना है, और फिर ये कि जब अल्टीमेटली वो वापस जाएं घर पे तो किस तरह से, जैसे पेंसिल बॉक्स है, कलर्स हैं, बुक्स हैं, किस ऑर्डर में रखना है, पूरी करनी है, काउंट करनी है, और फिर अगले दिन दोबारा से वो चीज़ें लेके आनी है। जो चीज़ टीचर ने कहा है कि पेरेंट्स को शो करनी है वो जाके शो करें। दिस इज ऑल केयर फॉर पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड रूटीन केयर ऑफ द एनवायरनमेंट भी इसमें आ गई। अब जो चीज़ उन्होंने क्लासरूम में या अपनी एनवायरनमेंट में यूज़ की है उसको ज़ाया नहीं करना, फेंक नहीं देना, अब खिलौनों को बिखरा नहीं रहने देना या किसी दूसरे की चीज़ों को ख़राब नहीं करना। ये सारी चीज़ें भी रूटीन ऑफ केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे अगर उन्होंने हाथ धोए हैं तो फिर उन्होंने पानी खुला नहीं रहने देना, या साबुन को किस जगह पे प्लेस करना है, या उन्होंने शूज़ उतारे हैं, सॉक्स उतारे हैं तो किस जगह पे रखनी है। तो केयर फॉर द एनवायरनमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, और ये उनको डिसिप्लिन और ये सेल्फ केयर की जो आदत है शुरू से अगर डाल दी जाए तो दे कैन बी नो बेटर नीट इंडिविजुअल्स। सेफ्टी अवेयरनेस में इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी, बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। अब अगेन कोई अगर गर्म आग जल रही है, हीटर चल रहा है, कोई ऐसा केमिकल पड़ा हुआ है तो बिला वजह उन्होंने जो है उसको नहीं टच करना, तो सेफ्टी रूल्स इस तरह के इस्टेब्लिश कर दिए जाएं। आंखों में हाथ कब नहीं लगाना जब उनके हाथ पे क्या लगा हो, या दूसरे की आंखों की तरफ नहीं लेके जाना, या कौन से कलर्स या कोई अगर पेंट कर रहे हैं तो वो उन्होंने जो है मुंह की तरफ नहीं लेके जाने। तो इस तरह की जो है वो उनको अवेयरनेस देनी कि कहाँ पे उनकी सेफ्टी को खतरा है और उन्होंने इन चीज़ों को जहन में रखना है। कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट भी उनके लिए क्रिएट की जाए, यानी कि फर्नीचर और चीज़ें इस तरह की दी जाएं जिससे उनको नुकसान ना हो जाए। कई दफ़ा डोर हैंडल्स इस तरह के होते हैं कि वो उनको खोलते खोलते या उस तरह से बच्चों के हाथ में चोट आ जाती है, या दरवाजे इस तरह से पुश होके बंद होते हैं कि उसमें अगर बच्चा खड़ा हो तो उसको लग सकता है। तो यहाँ उनके लिए कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए कि बिला वजह उनको कहीं से भी चोट ना लगे।
Then harmful persons, objects, substances, activities and environments. इस चीज की अवेयरनेस देना कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बिला वजह जाके बातें नहीं करनी, ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं जिनको बिला वजह हैंडल नहीं करना है. व्हेन दे आर हैंडलिंग अ पेयर ऑफ सिजर्स, तो आपने देखा होगा कि बच्चों की अक्सर जो पेयर ऑफ सिजर्स होती हैं वो प्लास्टिक की भी बनाई होती हैं, उनको नहीं वो मेटल की देते. फिर उसको होल्ड कैसे करना है, फिर उनको प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि उसको सक्सेसफुली वो ऑपरेट करना उनको आता हो. और फिर ड्रॉर्स को ओपन क्लोज कैसे करना है, इसमें उनकी फिंगर्स वगैरह, दरवाजों को किस तरह से बंद करना है, खोलना है कि उसकी हाथ और बॉडीली पार्ट्स जो भी हैं वो सेफ रहें. सब्सटेंसेस, अगेन वो केमिकल्स की बात हो रही है, या कोई अगर वो जूसेस पी रहे हैं और या कोई अगर मिर्चों वाली चीज़ खा रहे हैं, आंखों में हाथ नहीं डालें. देन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं कि जिससे नुकसान हो सकता है. सो जहाँ पे कोई पॉइंटेड फर्नीचर वगैरह पड़ा है वहाँ पे अगर बिला वजह वो जंपिंग कर रहे हैं या वो भाग के खेल रहे हैं तो, या पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनको चोट. तो ऐसी एक्टिविटीज़ कहाँ करनी है, अगर फ्री प्ले करना है तो ऐसी इन्वायरमेंट हो या खुला मैदान हो, या फिर बच्चों के लिए सेफ कमरा हो कि जहाँ पे उनको चोट लगने का खदशा ना हो. और फिर एनवायरनमेंट भी ऐसी है, फॉर इंस्टेंस अब कहीं स्लिपरी प्लेस है, बाहर बारिश हुई है या उन्होंने प्रॉपर शूज़ नहीं पहने हुए हैं, ऐसे में उनको गिरने का खदशा है. या वो जब साइकिलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने किस किस्म का गियर पहनना है, स्केटिंग कर रहे हैं तो किस किस्म का उन्होंने नी पैड्स, हेलमेट्स. तो इस तरह की इन्वायरमेंटल और एक्टिविटीज से रिलेटेड भी सेफ्टी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है. Then motor skills, small muscle control, experimenting with handheld tools, activities to enhance hand-eye coordination. ये जो देखें आप, स्मॉल मसल कंट्रोल में क्या आ रहा है बेसिकली, कि आप जो है उनसे जो उनके हाथ के स्मॉल मसल्स हैं, और या फिर बोलने में भी आपके टंग के जो मसल्स हैं, बच्चा जिस तरह छोटा बातचीत जो है इतना क्लियरली नहीं करता क्योंकि अब उसको अपने वोकल कोड्स पे इतनी प्रैक्टिस नहीं होती. फिर लेकिन उनको बोल के, राइम्स के थ्रू इनके स्मॉल मसल्स की प्रैक्टिस करवाई जाए. हाथों में ये कि अगैन जिस तरह मैंने पहले बताया कि किस तरह से पेंसिल्स पकड़नी है, लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, तस्वीर में कलर कर रहे हैं तो बाहर बाउंड्री से बाहर ना जाए, भी उनको कंट्रोल सिखाता है. ठीक है. देन एक्सपेरिमेंटिंग विद हैंड हेल्ड टूल्स, अगेन पेयर ऑफ सिजर्स हो गई, या वो स्केल यूज कर रहे हैं, पेंसिल्स यूज कर रहे हैं, क्रेयॉन्स यूज कर रहे हैं, ब्रशेस यूज कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ दीज आर हैंड हेल्ड टूल्स. उनको एक्सपेरिमेंट कि भाई आप देखो आपकी ग्रिप कहाँ कंफर्टेबल है और किस तरह से पकड़ के आप इससे बेस्ट काम ले सकते हैं. उनको पहले मौका दिया जाए कि वो खुद एक्सप्लोर करें, फिर उनको गाइड किया जाए और फिर उनकी उन हैबिट्स को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो जब भी इस्तेमाल करें वो चीज़, ना वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएं ना दूसरे को पहुंचाएं, और जो एक्टिविटी करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली कर लें. देन एक्टिविटीज टू एनहांस हैंड आई कोऑर्डिनेशन. हम आंखों से देखते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ यू थ्रेड अ नीडल, सुई में धागा डालते हैं, तो आपकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है कि जहां आपकी नज़र देख रही है, आप जज कर रहे हैं इतना फासला है, मैं अपने हाथ को इधर लेके जाऊं, आपका हाथ उधर ही जाए और फिर आप सक्सेसफुली धागे को सुई में से परोलें. तो दे हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है. फॉर इंस्टेंस अब छोटा बच्चा है, उसने पेंसिल ही शार्प करनी है, तो आप कभी 1 साल के बच्चे को पकड़ा के देखिएगा, वो अगर चाहेगा भी तो वो पेंसिल को शार्प करने के लिए प्रॉपर शार्पनर में इंसर्ट नहीं कर सकेगा. तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएं कि जिससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो उनकी इंप्रूव हो जाए. देन डेवलपिंग बॉडी स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेमिना. बॉडी स्ट्रेंथ, सारे मसल्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलप हो रनिंग, प्लेइंग, एक्सरसाइजेस के थ्रू. बैलेंस डेवलप हो, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेट चलना है, जैसे छोटा बच्चा पहले नहीं 2 पाँव पे बैलेंस कर सकता, उसको वॉकर या कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है. फिर जब वो शुरू करते हैं वॉक करना, फिर बहुत तेज़ नहीं चल सकते, थोड़े से चंद कदम लेके किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, अब आप देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे बहुत छोटे जो है ना फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं गिर भी जाएं अल्लाह माफ़ करे तो. बड़ों को जब अल्लाह खैर करे, उनको कई दफ़ा लगता है कि कोई बड़ा गिरा होता तो उसकी तो हड्डी टूट गई होती, लेकिन बच्चों को अल्लाह ताला बचा लेते हैं. वो असल में बेसिकली उनकी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है. तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन और एनहांस करने के लिए उनको डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज, गेम्स, स्पोर्ट्स करवाई जाएं ताकि उनके जिस्म फ्लेक्सिबल भी रहें और फिर अगेन उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और उस स्ट्रेंथ के साथ स्टेमिना भी बढ़े. स्टेमिना इज व्हाट कि आप एक ही एक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए करते रहते हैं तो आप थक जाते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम अभी इस एज पे 2-3 मिनट भी भागेंगे तो हमारी सांस फूल जाएगी, और बच्चे जो हैं वो 10 से 15 से 20 मिनट भी भागते रहें वो नहीं थकते. तो देयर इज अ सर्टेन स्टेमिना कि जो आप रिपीटिशन के थ्रू, एक्सरसाइजिंग के थ्रू अपना बढ़ा लेते हैं. तो बच्चों की ये सारी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को
एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए। देन लार्ज मसल कंट्रोल। अब स्मॉल मसल कंट्रोल में तो आप समझे आपकी फिंगर्स, आपके टोज, ये चीजें आ गई। लार्ज मसल कंट्रोल, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, अब आपका पूरा आर्म, आपका शोल्डर, आपका हैंड और आपकी कमर, आपकी टांगें, ये सारे लार्ज मसल्स पे आपका कंट्रोल होगा तो आप बैडमिंटन में शटल कॉक को सही तरह से हिट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। या इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट या गोल्फ खेल रहे हैं, अगेन एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी चाहिए और लार्ज मसल कंट्रोल भी चाहिए। तो इस तरह की मोटर स्किल्स की भी डेवलपमेंट, खाली यही नहीं कि बच्चों को बिठा के सारा दिन कोई इस तरह के काम छोटे छोटे बारीक बारीक करवाते रहें कि उनकी बाद में जो है वो कमर ही गोल हो जाए या वो ऐसे हंच होके आगे को झुक के बैठे हों तो उससे उनका पोस्चर खराब हो जाए। नहीं, बल्कि उनको इस तरह की भी एक्टिविटीज कराएं कि लार्ज मसल की भी इंप्रूवमेंट हो, कंट्रोल उसका भी बढ़े। देन एनहांसिंग ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, अगेन रनिंग और जंपिंग और इस तरह की एक्टिविटीज से उनकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और लार्ज मसल कंट्रोल ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। देन इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू मूव देयर बॉडीज इन स्पेस। अब इफ दे आर वॉकिंग तो उनको रनिंग की तरफ लेके जाया जाए। अब रनिंग किस तरह से करें, उनको अंदर स्किपिंग या हॉपिंग, आप ये जो है रस्सा कूदना, स्किपिंग द रोप, ये भी सिखा सकते हैं। तो उनका अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल इस तरह का डेवलप हो जाए कि दे नो एग्जैक्टली कि जब उन्होंने जो उनके इर्द गिर्द स्पेस एक मौजूद है, एम्प्टी प्लेस है, वहां पे अपनी बॉडीज को जिस तरह सक्सेसफुली मूव करना चाहें वो करें। ये ना हो कि करना वो कुछ चाहें और लुढ़क के दूसरी तरफ गिर जाएं, कि उनको पता ही ना हो, उनका कंट्रोल ही ना हो। तो दे शुड हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बॉडीज एंड हाउ दे मूव देयर बॉडीज, एंड ऑल्सो वो उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भी करें और उनको एग्जैक्टली पता हो कि दिस इज समथिंग आई कैन डू एंड दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू। फॉर इंस्टेंस बच्चे जब जंप कर रहे होते हैं तो कई दफा वो अपने ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि जी 2 जैसे बेड्स पड़े हैं उसके दरमियान में वो जंप कर रहे होते हैं। तो एक मिनट। ओके, सो दीज आर द मोटर स्किल्स के जिनकी हमने बात कर ली। नाउ फिजिकल हेल्थ एंड ग्रोथ में हमने क्या देखना है कि हम पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर लॉन्गर पीरियड्स, बच्चे जो हैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए भी कर लें क्योंकि उनके पास अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल हो। देन दे कैन ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी एक्टिविटीज। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलना शुरू करते हैं उसके बाद फिर वो बैठते ही नहीं है, उनको बिठाना, काम डाउन करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर बच्चों को इस तरह की अवेयरनेस देना कि अच्छा इतना, और डिसिप्लिन भी देना कि अब उन्होंने जब उछल कूद के हाई एनर्जी वाली एक्टिविटीज कर ली हैं तो नाउ उनको एक तो टुगेदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी कराए जाएं कि वो इकट्ठे होके काम हो जाएं और लो एनर्जी एक्टिविटीज की तरफ आ जाएं। उनकी रूटीन्स इस तरह बिल्ड कर देनी चाहिए कि बच्चों को इस तरह ट्रांजिशन करना, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर वो हाई एनर्जी एक्टिविटीज ही सारा दिन स्कूल में करते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। देन रिकग्निशन एंड ईटिंग ऑफ न्यूट्रिशियस फूड्स, उनको अवेयर करना कि कौन से जंक फूड्स हैं, कौन से जो है वो न्यूट्रिशियस फूड्स हैं, और फिर ये कि उनको कितनी फ्रीक्वेंसी से किस फ्रूट को खाना चाहिए, फूड को खाना चाहिए, और तरीका क्या है किसी चीज़ को इस तरह के खाने का, और किन चीज़ों को नहीं। जैसे बहुत एक दिन में बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक जो है या मीठी चीज़ें खा लेना, दैट्स नॉट गुड फॉर देम। तो ये अवेयरनेस देना उनके पेरेंट्स को भी और उनको भी बहुत ज़रूरी है। देन अवेयरनेस ऑफ पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस, कि अब उनको कहीं तकलीफ हो रही है या चोट लगी है तो कई दफा बच्चे होते हैं वो गेम का हिस्सा बने होते हैं, अपनी चोट को नजरअंदाज करते हैं कि भी मुझे आउट ना कर दें। बट दे हैव टू बी अवेयर कि अपनी वो पर्सनल हेल्थ एंड फिटनेस पे इतने अवेयर हों कि अच्छा ये चोट मुझे सिवियर लग गई है, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मेरी खेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। Then participation in games, outdoor play, other exercise, which is very important for them. Adaptive physical activities as appropriate. अब कोई चीज अगर बहुत फिजिकली मुश्किल है तो वो बच्चों की कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप उस फिजिकल एक्टिविटी को अडेप्ट कर दें, उसका कोई ईजियर वर्जन निकाल दें। फिर जब वो बच्चे उसमें मास्टर हो जाएं फिर उनको अगले लेवल तक लेके जाएं। तो इस तरह से मॉनिटर करना कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज में वो इंगेज्ड हैं। देन बेटर यूज ऑफ विजन एंड हेयरिंग, अगेन विजन को किस तरह से इस्तेमाल करना है कि उनको हाइट की परसेप्शन हो जाए। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए कई दफा बच्चे जो गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको इतना अंदाजा नहीं होता कि स्टेप कितना ऊंचा है, उन्होंने टांग कितनी ऊंची करनी है। या अगर उन्होंने कोई हेयरिंग सुनी है कोई चीज और पीछे से जैसे बच्चे भागते आ रहे हैं तो बच्चे उनकी आवाज सुन के रास्ते से हट सकते हैं, ठीक है? तो अगर उनकी ये जजमेंट खराब होगी हेयरिंग की, अदरवाइज ये कि शायद उनमें कोई डिसेबिलिटी भी हो, तो ये उनको सिखाना बहुत जरूरी है कि किसी खतरनाक चीज को हेयरिंग करके वो सुन भी लें और अपने एक्शंस को उस हिसाब से वो अडेप्ट करें।
फॉर इंस्टेंस अगर सड़क क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न आ रहा है, तो उनकी हेयरिंग, उनकी विजन, दोनों चीजें काम करनी चाहिए कि वो जब रोड क्लियर हो तभी सड़क क्रॉस करें, अदरवाइज उनका एक्सीडेंट हो सकता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये हम दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं सेशन को और फिर करते हैं रिज्यूम. सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पॉज वीडियो.